Hello students, welcome back to the another video lesson based on your revision lecture for crash course 2020। आप जो crash course 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलर मोशन। लास्ट वीडियो अपने वर्क पावर एनर्जी पे इस तरह का कुछ प्रॉब्लम रिलेटिंग सेशन देखा था। आज आप देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स जेईई मेन, नीट और आईआईटी जेईई। सो मैं शुभाशीष दास, आप देख रहे हैं आपका बहुत ही फेवरेट फिजिक्स बेस्ड वीडियो चैनल ऑन यूट्यूब आईआईटी जोन ट्यूटोरियल। आप इस YouTube चैनल के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा और भी एक्सटेंडेड कंटेंट अगर देखना चाहते हैं हमारा, तो आप हमारा एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ आईआईटी जोन ट्यूटोरियल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऐसा ऐप है जहाँ फ्री वर्जन ऑफ कंटेंट्स, टेस्ट वीडियोस अवेलेबल है फॉर ऑल दो सीरियसली प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। इसमें एक यूजफुल स्टोर सेक्शन है जहां आप एक्सटेंडेड कोर्सेज पा सकते हैं इफ़ यू नीड समथिंग मोर देन द वीडियोस कंटेंट्स अवेलेबल इन द फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन, और चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करेंगे ताकि आप कुछ सीख सको यहाँ से। मैं चाहूँगा कि आप अगर आए हो तो सीख के जाओ, और अगर सीखना है तो प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिए वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जो क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट मूव्स इन XY प्लेन according to the law x equal to 4 sin 60 and y is equal to 4 into 1 minus cos 60, then find the distance traveled। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमको पूछा है distance traveled by the particle in 4 सेकेंड। तो ऑब्वियस बात है कि जो आप x और t के साथ और y और t के साथ जो रिलेशन देख रहे हैं, ये एक पीरियोडिक फंक्शन यानी कि साइन और कॉस है ना, उस पे डिपेंडेंट है। यहाँ से भी हम अगर इसको, हालांकि इस क्वेश्चन में लोकस के बारे में नहीं पूछा है, लेकिन अगर आप लोकस निकालेंगे तो वो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ही आएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ साइन 60 जो एंगल है और यहाँ भी कॉस के साथ सेम एंगल है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो दोनों से अगर मान लीजिए मैं वैल्यूज ऐसे निकाल लूँ, दैट इज साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 करूँ, है ना, वैल्यू निकाल के, एंड दैट इज इक्वल टू 1, इसमें सब्सटीट्यूट करूँ तो आई विल डेफिनेटली गेट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये तो चूंकि आप ऐसे भी सोच रहे हो कि सर्कल का चैप्टर कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल तो सर्कल से ही होगा, लेकिन इन जनरल आप अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को फेस करो, है ना, एक बंच ऑफ क्वेश्चंस में, तो फिर आपका लॉजिक यहाँ से हिट करना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरा है कि हमें डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए पूछा गया। तो देखिए, अब सर्कल मोशन में डिस्टेंस मतलब द पाथ लेंथ। अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, पार्टिकल अगर एक सर्कल में मूव करेगा तो एक सर्टेन टाइम में वो कितना ट्रैवल किया, ये पाथ लेंथ मान लीजिए A to B मेरे को निकालना है। अब इसमें दो बात हो सकता है, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द पाथ ऑफ सर्कल। ठीक है, एक पाथ ऑफ सर्कल में पार्टिकल का जो इस डायरेक्शन में मोशन है वो दो बात पर डिपेंड कर सकता है। ये v जो है आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट होता है v, तो फिर कांस्टेंट स्पीड के लिए सर्कुलर मोशन, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसमें कांस्टेंट स्पीड के लिए हम लोग टाइम, किसी भी टाइम में जो पाथ लेंथ है उसको स्पीड इनटू टाइम कह सकते हैं। लेकिन अगर स्पीड वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते हैं, फिर स्पीड का जो भी फंक्शन होगा उसको हमको
क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल ds dt करके फिर पाथ लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अब ये प्रोसेस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल जस्ट स्पीड इनटू टाइम होगा या इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू dt होगा, ये तय करने के लिए हमें पता करना होगा इस मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया है उससे क्या हम लोग कांस्टेंट स्पीड या वेरिएबल स्पीड के बारे में बात कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो दोनों आपका डिस्टेंस टाइम रिलेशन है वहाँ से हम लोग रिस्पेक्टिव कंपोनेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। x इज गिवन 4 sin 60, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट dx बाई dt, यानी कि x कंपोनेंट वेलोसिटी, x डिस्प्लेसमेंट में का जो x एक्सिस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो x वेलोसिटी होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 24 cos 60, ये एक इक्वेशन बना। एंड जो y का डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस cos 60, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dt यानी कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस ऑफ 60 होगा माइनस ऑफ साइन 60 इंटू 6, यानी कि यहाँ हम इसको 6 इंटू साइन 60 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस का माइनस साइन होगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 24 साइन 60। तो देखिए उस उधर आया था 24 cos 60, इधर आ गया 24 sin 60। सो देयरफॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर में अगर उसका ड्यूरिंग द मोशन दोनों कंपोनेंट स्पीड का स्क्वायर का सम बना दो तो दैट विल गिव मी द नेट स्पीड। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर कॉमन लेके दैट विल बी साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अभी आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। तो एक कांस्टेंट स्पीड मेरे को मिल गया दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस पार्टिकल का जो स्पीड वैल्यू है वो 24 मीटर पर सेकेंड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी। चूँकि ये टाइम से इंडिपेंडेंट आया तो इसी बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि ये कांस्टेंट स्पीड का मैग्नीट्यूड है। जैसे ही ये कांस्टेंट स्पीड का मैग्नीट्यूड है तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिर क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया आपका स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 24 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल टू 96 मीटर। तो 96 मीटर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस डिस्क्राइब्ड पाथ इन अ जर्नी ऑफ 4 सेकेंड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल, सो लेट्स कम टू डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। प्रीवियस क्वेश्चन हमने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, जहाँ हमको पाथ इक्वेशन दिया हुआ था, जहाँ जिससे हमने कंपोनेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इवेलुएट किया था, और उसके बाद हमने नेट स्पीड डिफाइन करके जो कि कांस्टेंट आया था एंड वी गॉट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसमें अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है और दिस टाइम द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मोशन है, ये मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ठीक से बनाना, हाँ लगभग ठीक ठाक बना है। तो ये हो गया हमारा 2 डायमीटर, ये सेंटर हो गया मान लो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज बी सी डी, 4 पॉइंट को मार्क कर लिया सर्कल का। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर एंड फॉर एग्जाम्पल अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट विद द टेंजेंशियल स्पीड v। हालांकि क्वेश्चन में v के बारे में कुछ नहीं कहा है, मैं मान लिया कि टेंजेंशियल स्पीड v है
और एक t समय में मान लेते हैं पार्टिकल a से p तक ट्रैवल किया, तो यहाँ इसका स्पीड जो है ये भी मैं v लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि टेंजेंशियल स्पीड को कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, है ना। चूंकि दिया है क्वेश्चन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो मैं दोनों जगह सेम v ले लिया, ठीक है। तो पार्टिकल मान लो t सेकेंड में ट्रैवल किया एक आर्क लेंथ AP, जिसकी वजह से एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द t सेकेंड ऑफ जर्नी मूविंग फ्रॉम A to P सबटेंड सम एंगल थीटा एट द सेंटर। तो हमको इम्पोर्टेंटली यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, यानी कि मैं A to P को अगर ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, ये जो मैंने A to P का लाइन ज्वाइनिंग बनाया, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो वी नीड टू नो दिस डिस्प्लेसमेंट, हाँ, वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट AP that is equal to vector this in time t। तो देखिए अगर ये r है तो मैं t सेकेंड का जो मोशन हुआ ये पार्टिकल r पे पहुंचा। सो व्हाट वी कैन डू टू गेट दिस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम लोग एक ट्रायंगल OAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू गेट दिस ट्रायंगल वी कैन यूज द OAP ट्रायंगल, जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जा सकता है। ये अगर थीटा है, ठीक है, तो थीटा के टर्म पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। वी नो दैट ये ट्रायंगल में अगर मेरे को दो साइड के बारे में पता है और दो साइड के बीच में एंगल को पता है, तो मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूँ। यूजिंग कोसाइन रूल to the triangle OAP, कोसाइन रूल लगा सकते हैं ट्रायंगल OAP में, और वहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट इज AP स्क्वायर, ठीक है, AP स्क्वायर कैन बी रिटन OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर माइनस 2OA OP इंटू कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है। मेरे को ये साइड का लेंथ निकालना है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दिस टू पॉइंट विल बी नोन टू बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t। तो हम इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर दैट इज 2r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से भी मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। That means if I take 2r square common, I can write down 1 minus cos theta, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ, I can write down 2r square, 1 minus cos theta को मैं लिख सकता हूँ 2 sin square theta by 2। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल कन्वर्जन है ना, मल्टीपल टू सब मल्टीपल, मतलब थीटा को थीटा बाई 2 में लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ ऑफ द एंगल। तो ऑल टुगेदर ये हो गया आपका 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसका मतलब AP स्क्वायर का वैल्यू ये हुआ, तो यहाँ से मैं AP को लिख सकता हूँ, देयरफॉर AP कैन बी रिटेन स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि 2r साइन थीटा बाई 2r साइन थीटा बाई 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाई 2। थीटा को इन t सेकेंड, ये जो थीटा है ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं थीटा को, थीटा कैन बी रिटन ओमेगा इंटू टी, तो दिस इज ओमेगा t बाई 2। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड omega in time t। as a function of time t, displacement of the particle will be 2r sin omega t by 2, जहाँ r क्या है, radius of this circular motion performed by constant angular speed, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए, आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है,
प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है विद द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। तो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि शुरू में ही बात हो गया कि जब भी कोई मोशन रेस्ट से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो होगा। विदाउट एक्सेलरेशन हाउ कैन इट कैन गेन इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो रेस्ट से है और आप उसके बाद कंटिन्यू देखोगे तो आपका कॉन्सेप्चुअल बात क्लियर हो जाएगा। पार्टिकल रोटेट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस विथ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन को अगर हम लोग डिस्कस करें, चलिए सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, हम लोग कोशिश करते हैं कि फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का एक रफ डायग्राम आप बना लेना है ना। जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे विथ द हेल्प ऑफ अ सिचुएशन ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपका फिजिक्स में विजुअलाइजेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है ना। तो ये एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट करता है आपके दिमाग में और फिर उस सिचुएशन को जो क्वेश्चन में है उसको आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग के पास क्या दिया है कि एक पार्टिकल अगर एक पाथ ऑफ सर्कल में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल फिर से मोशन को यहाँ से एज्यूम कर लिया, मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है ना। लेकिन एक अल्फा के बारे में, एक एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में दिया हुआ है और वो अल्फा का वैल्यू है π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है तो ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब है कि इससे हम लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं देयर मस्ट बी अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑन द मास। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप AT से लिख सकते हैं, ठीक है। So this tangential acceleration is equal to this alpha into radius, r उसका रेडियस है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता है, यानी कि अल्फा का वैल्यू भी मेरे को पता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ π/4 इंटू √2। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस मास में देख पा रहा हूँ, यानी कि देयर मस्ट बी अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इधर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ दिस। अब कह रहा है कि पार्टिकल मान लीजिए ए से शुरू करके बी तक पहुंचता है ड्यूरिंग द 1/4 सर्कल। ये देखिए 1/4 ऑफ सर्कल का बात है। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जो टेंजेंशियल स्पीड है वो कुछ यहाँ होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो टेंजेंशियल स्पीड बढ़ता रहेगा। तो यहाँ एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, जो कि π/4 यानी π√2/4, या आप कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो π/2√2। ये डायरेक्ट कह सकते हो π/2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब सवाल है कि पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब ए से बी जाने का एवरेज वेलोसिटी मतलब ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ पार्टिकल का, ये हो गया उसका सेंटर। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ओरिजिन मान लूँ, ये भी रेडियस r है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को तो मैं लिख सकता हूँ ना, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, जो कि 1/4 है सर्कल का, तो वो आपका हो जाएगा √ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होगा √r² प्लस r², यानी कि ये हो गया आपका √2r। √2r इज नोन टू बी द डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मेरे को टाइम ऑफ जर्नी पता करना है।
तो देखिए मेरे को पार्टिकल का अलोंग द डिस्प्लेसमेंट पाथ का तो मोशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन अलोंग द टेंजेंशियल मोशन, टेंजेंशियल हर पॉइंट में पार्टिकल का ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है at वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं ये एक पॉइंट, ये एक पोजीशन देखूं तो हर समय पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at जो है कांस्टेंट है फ्रॉम a टिल द फाइनल पॉइंट ऑफ द डिस्कशन दैट इज b, a से b तक हर जगह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड along the path of circle from A to B। आप कहोगे सर ये डिस्टेंस तो पता है, ये 1/4 ऑफ 2 पाई आर है, बिल्कुल है, लेकिन मेरे को उस पाथ लेंथ, मतलब उस पाथ लेंथ का टाइम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरह तो उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर बाई 4 यानी कि पाई आर बाई 2 है ना, उसको पाई आर बाई 2 लिख सकते हैं, और साथ ही साथ उसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। उतना पाथ को ट्रेवल करने में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाएं तो टेंजेंशियल स्पीड तो 0 है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बीइंग कांस्टेंट तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, जहाँ ए क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पाई आर में 2 को भी कैंसिल कर दूं, दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज पाई बाई 2√2 दैट इंटू टी स्क्वायर, पाई बाई 2√2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पाई को भी कैंसिल कर दूं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 आर। आर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज √2, इफ आई सब्सटीट्यूट इट 2√2 इंटू √2 तो ये हो गया 4, कारण √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, यानी कि मेरे को एग्जैक्ट टाइम मिल गया दैट इज 2 सेकेंड। So it helped me to know the time taken to travel the path length A to B which is 1/4 of the total circular motion। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट तो शुरू में ही मिल गया था, डिस्प्लेसमेंट कितना था √2r, और मेरे को टाइम भी मिल गया A to B जाने का। So therefore I can write down average velocity for A to B, average velocity for A to B will be equal to V average, that is equal to displacement divided by time, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आया था मेरा √2 इंटू आर दैट इज बाई 2, और √2 का वैल्यू, आर का वैल्यू √2 आप बैठा देते हो तो ये √2 इंटू 2 दैट इज 2/2 इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो आंसर हो गया आपका 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं तो एवरेज वेलोसिटी निकालना था ना, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा कैलकुलेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी विच इज 1/4 ऑफ द टोटल सर्कुलर पाथ दैट इज 1/4 मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो लेट्स मूव टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Well, let's discussion the fourth question। देखो फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमने एक वर्टिकल लाइन को एज एन एक्सिस बनाया, ठीक है, ये मेरे लिए एक वर्टिकल लाइन एक एक्सिस है, और इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन से एक स्ट्रिंग से पहले एक मास एम अटैच किया, फिर उसके साथ दूसरा मास अटैच किया, और फिर इसके साथ तीसरा मास को अटैच किया। ये तीनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी एंड सी। ऑल 3 आर ऑफ सेम मास m ईच, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये तीनों लेंथ इक्वल है।
अब हम लोग को पता करना है कि अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमता है अबाउट दिस वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो मोशन ऑफ द पाथ ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल है ना, मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो इसका मतलब है कि अगर हर एक इंडिविजुअल मास का वैल्यू देखें तो हम लोग को यहाँ एक्चुअली निकालना क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। ये जो तीनों स्ट्रिंग होगा, तीनों स्ट्रिंग में टेंशन रेशियो क्या होगा, या आपको किसी भी दो स्ट्रिंग के बीच में टेंशन रेशियो निकालने के लिए दे सकता है, या तीनों का। तो मान लीजिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो तीनों स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन एज्यूम कर लेता हूँ। लेट इट बी T1 हियर, इस पार्ट में T2, यहाँ भी T2, इस पार्ट में T3 और यहाँ भी T3, ठीक है। if all three particles यानी कि A, B and C particles, A, B and C are moving with constant angular speed, with constant ओमेगा, है ना, ओमेगा लिख देते तो आपको समझ में आता है, एंगुलर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ये घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है ना। तो तीनों में फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तीनों में ओमेगा सेम है। तो हमको पता करना है फिर टेंशन का रेशियो क्या होगा, और तीनों एक ही ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब तीनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। सो दे विल बी ऑलवेज लोकेटेड लाइक दैट। मान लीजिए तीन पार्टिकल को किसी एक इंस्टेंट में आप यहाँ देख रहे हो, तो नेक्स्ट इंस्टेंट में आप तीनों को यहाँ देखते हो, राइट। कुछ समय बाद फिर तीनों को ऐसे देखते हो। दिस इज द पोजिशन, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक का जो होगा दूसरा तीसरा का भी वही होगा किसी भी एक समय में, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हेन एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट, सो ऑल थ्री आर मूविंग इन सच ए वे सो दैट दे ऑलवेज रिमेन्स अलोंग द रेडियल लाइन। तो ऐसे केस में हम, इसका मतलब है कि अगर टेंजेंशियल स्पीड का बात करें तो ये एल, ये भी एल, ये एल, तो इधर क्या होगा ओमेगा इंटू रेडियस, इसका क्या होगा ओमेगा इंटू 2 टाइम्स रेडियस, इसका क्या होगा ओमेगा इंटू 3 टाइम्स रेडियस। कारण है इसका तीनों के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन तो एक ही है कि नहीं, तीनों पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन तो ओ ही है। ए के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन एल, बी के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन 2l, है ना, सी के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन 3l। तो इसीलिए टेंजेंशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा ओमेगा इंटू रेडियस। तो आप इस तरह से एंगुलर स्पीड के बारे से आप टेंजेंशियल स्पीड को रिलेट कर सकते हो। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में एज बिकॉज द सर्कुलर मोशन इज, as I have considered, it is performed on horizontal surface. Circular motions are performed by the respective masses on horizontal plane. So therefore ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी का FBD में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि mg तो वर्टिकल लाइन पे काम करेगा और हमारा जो रेडियल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है हमेशा। ऐसा मत समझो कि वर्टिकल है, ये पूरा का पूरा ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा है। ये मान लो सेंटर, ये यहाँ से ये इसको, इस लाइन को आप कुछ समय के लिए इस लाइन का एक्सिस समझ सकते हो, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इसमें A, यहाँ B, यहाँ C ऐसे है, दिस रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम लोग रिलेटेड इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर ए के लिए हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या कर रहा है, इफ दिस इज द पार्टिकल ए, इट इज हैविंग इनवर्ड फोर्स T1, आउटवर्ड फोर्स T2। इसका एक टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो उसके वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। अगर आप ओमेगा चूंकि दिया हुआ है आप ओमेगा को यूज करेंगे तो ये, तो इसका मतलब इसके लिए इक्वेशन होता है T1 बराबर T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर l। दिस कैन बी द इक्वेशन नंबर 1 सजेस्टिंग द
net inward and outward forces on the mass m identified as A having balancing forces, जितना अंदर की तरफ उतना बाहर की तरफ। सिमिलरली आप B के लिए लिख सकते हो। आप जब B के लिए इक्वेशन लिखोगे तो B का फ्री बॉडी डायग्राम को ध्यान दो, ये पाथ है, अंदर की तरफ टेंशन T2, बाहर की तरफ T3, इसका भी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इसका रेडियस 2L है, तो आप इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L, ठीक है। एंड तो इसका रिलेटेड इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका T2 बराबर T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन useful for the mass m identified as B. Similarly for particle which is known to be C, तो C के लिए फिर से आप m मास है ना, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इनवर्ड फोर्स T3, टेंशन का कोई, स्ट्रिंग का कोई पोर्शन आउटवर्ड नहीं है, तो यानी कि एंगुलर स्पीड इसका भी ओमेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हेयर इट इज m ओमेगा स्क्वायर 3L, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सो दैट मीन्स नाउ यू आर हैविंग थ्री इक्वेशंस टू सॉल्व T1, T2 एंड T3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 एंड 3 को सॉल्व कीजिए। यू कैन सॉल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ T3 विच इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L। If you add this value of m omega square 3L as the value of T3, suggesting balancing forces, इसमें net force inward and outward forces must be equal. So if you put the value of T3, then this implies that T2 equals to m omega square 2L plus m omega square 3L, that is 5m omega square L। ये आपका फोर्थ डेवलपमेंट हुआ अबाउट क्या T2। देन यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 1, है ना। देन फ्रॉम 1 एंड 4, ये जो 4 आपका डेवलप हुआ उसके साथ अब अगर आप 1 को यूज करते हो तो यू गेट T1 इज इक्वल टू 5m ओमेगा स्क्वायर L प्लस m ओमेगा स्क्वायर L, दैट इज 6m ओमेगा स्क्वायर L। दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन और द वैल्यू ऑफ T1। तो हम लोग को यही निकालना था कि तीनों टेंशन का रेशियो क्या होगा, दैट इज T1 इज टू T2 इज टू T3, है ना। तो देख लो T1 क्या आया 6m ओमेगा स्क्वायर L, T2 आया 5m ओमेगा स्क्वायर L और T3 आया था 3m ओमेगा स्क्वायर L। तो इसका मतलब क्या हो गया 6 इज टू 5 इज टू 3। So this is the answer, this is the way you have to develop, है ना। आपको बिल्कुल इसी तरह से हर समय सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखते समय ध्यान रखना होगा कि आप कौन से प्लेन में लिख रहे हैं। पहला बात, गलती से mg इसमें नहीं लेना है क्योंकि mg इज अ वर्टिकल इफेक्ट। उसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिलेटेड जब प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं तब यूज़ करते हैं, जिसको कि मैं एक और वीडियो में कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे उसका। आज हम लोगों ने जितना भी प्रॉब्लम डिस्कस किया वो सभी हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन पर है ना। यानी कि वहाँ हम लोग ने वेरिएबल सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया जिसमें कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन था, अदरवाइज रेस्ट 3 आर सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि ये भी हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन है, इसीलिए हम लोग mg का यूज़ नहीं किए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आया। अब अगर एक बार नहीं देख के नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीटेडली 2-3 बार वीडियो को देखें और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप खुद ट्राई करें, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है जिसको कि आप आने वाले फ्रेश क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और सीख सके और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। और हमारा लक्ष्य जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपना इस चैनल के माध्यम से बच्चों को हेल्प कर सके, वो मिशन सक्सेसफुल हो सके। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, थैंक यू।